जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके लिए लाए हैं डीयू में फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें पॉलिटिकल साइंस का आज एक नया जो लेसन है आज हम आपके लिए वो लेकर आए हैं। और इस चैनल पे आपको लगातार बहुत सारे जो हैं वीडियोस मिलेंगे देखने को। उसमें आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड वो सभी इसमें आपके आएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का ये टॉपिक है आज का हमारा, जो है प्रधानमंत्री की शक्तियां। भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री की स्थिति व भूमिका का विश्लेषण कीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल जैसा कि देखा जाए ये क्वेश्चन आता भी है। तो चलिए आइए इसके आंसर को पढ़ते हैं। भारत में संविधान द्वारा संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और शासन की शक्तियों का वास्तविक सही प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। यानी कि दोस्तों हमारे देश में संसदीय व्यवस्था जो है तो सारे काम संसद के द्वारा होते हैं और राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का शक्तिशाली होता है, जबकि वास्तविक सही शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। और जो मंत्रिमंडल है वो शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष है और प्रधानमंत्री शासन का मुखिया है, शासन को चलाने वाला पीएम है। इसी कारणवश प्रधानमंत्री को राज्य रूपी जहाज का चालक कहा जाता है कि राज्य को चलाने वाला चालक कौन है? वो प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का निर्माण करता है। पहले पीएम शपथ लेता है, फिर जितने भी मंत्री है वो सब शपथ लेते हैं। तो मंत्री परिषद का जो निर्माण है वो पीएम के द्वारा होता है। उनमें फिर विभागों का विभाजन करता है कि किसको कौन सा विभाग देना है, कौन रेल मंत्री बनेगा, कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, और तथा उसे समाप्त भी कर सकता है, तो उनसे विभाग छीन भी सकता है। प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द आसपास ही समस्त सारा शासन घूमता है। वह देश का सबसे शक्तिशाली अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। 74 में पीएम के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 74-75 जो है प्रधानमंत्री से रिलेटेड है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। राष्ट्रपति लोकसभा से बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मतलब राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को शपथ दिलवाता है पीएम के लिए। लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिला, यानी जिसकी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लेके आई है, उसी पार्टी के नेता को राष्ट्रपति क्या बनाएगा? पीएम बनाएगा। प्रधानमंत्री 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त है, यानी जब तक लोकसभा में सीटें वो उसे बहुमत मिलता रहेगा, पूर्ण सीटें पूर्ण बहुमत आता रहेगा, तब तक वह अपने पद पे बना रहता है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है। वो जब मर्जी हट भी सकता है, जब मर्जी वो, जब तक उसका बहुमत होगा तब तक वो अपने पद पर रहेगा भी। लोकसभा की अविश्वास प्रस्ताव द्वारा प्रधानमंत्री को हटाया जा सकता है। अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, यानी कि प्रधानमंत्री पे या किसी भी मंत्री पे करप्शन का चार्ज लग जाए और वो अविश्वास प्रस्ताव करप्शन का, भ्रष्टाचार का पूर्ण बहुमत से लोकसभा में पास हो जाए, ठीक है, संसद में पास हो जाए, तो प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना पड़ता है, पूरी सरकार उसी वक्त गिर जाती है। 17 अप्रैल 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास मत खो दिया। उनको अविश्वास प्रस्ताव वहां से पास हो गया था, जिसके पश्चात उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वो 5 वर्ष से पहले भी सरकार गिर सकती है। अब आते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों और उनके कार्यों पर। सबसे पहले आते हैं पॉइंट पे, मंत्री परिषद का निर्माण। बहुमत दल जिनकी सीटें सबसे ज्यादा होती है, जो पार्टी पक्ष में होती है, यानी सत्ता पक्ष के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए व्यक्तियों को ही मंत्री नियुक्त करता है, यानी कि प्रधानमंत्री ने जिन जिन व्यक्तियों के नाम दिए हैं उन्हीं व्यक्तियों को राष्ट्रपति शपथ दिलवाता है मंत्री बनने की। मंत्रियों का चुनाव पूर्णतः प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है कि कौन सा मंत्री क्या पद संभालेगा। फिर होता है विभागों का बंटवारा, यानी कैबिनेट। प्रधानमंत्री न केवल मंत्रियों को नियुक्त करता है, बल्कि वह उनमें विभागों का बंटवारा भी करता है। यह निर्णय वही करता है, यानी कि पीएम करता है कि कौन सा मंत्री किस विभाग का अध्यक्ष होगा, यानी कौन शिक्षा मंत्री बनेगा, कौन रेल मंत्री बनेगा। तो इस तरीके से जो विभाग बांटे जाते हैं, स्वास्थ्य मंत्री वगैरह जो भी बनते हैं सारे, तो वो सब पीएम
की आज्ञा पर होता है तथा कौन सा मंत्री कैबिनेट मंत्री होगा और कौन सा मंत्री राज्य मंत्री या उप मंत्री होगा। विभाग बांटने की शक्ति को प्रधानमंत्री की स्वेच्छाचारी शक्ति कहा जाता है, जो उसकी मर्जी से होता है। ठीक है। मंत्रियों को हटाने की शक्ति, सैद्धांतिक यानी कानूनी रूप से मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पे बने रहते हैं, परंतु राष्ट्रपति मंत्रियों के पद से अलग करने का निर्णय प्रधानमंत्री के कहने पर ही करता है। यानी कि अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करे किसी मंत्री को हटाने के लिए, तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी मंत्री को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर उसके पद से हटा सकता है। अतः व्यवहारिक सही रूप से मंत्री अपने पद पर प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुरूप ही बने रहते हैं कि जब तक पीएम चाहेगा तभी तक मंत्री अपने पद पर बने रहेंगे। अगला पॉइंट, लोकसभा का नेतृत्व करता है। इंग्लैंड की भांति भारत का प्रधानमंत्री भी लोकसभा का नेतृत्व करता है, लोकसभा को लीड करता है। वह सदन में सरकार की नीति से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं करता है। संसद में लोकसभा में जो भी महत्वपूर्ण फैसले लेने वो पीएम लेता है और प्रश्नों के उत्तर देता है। सदन के वैधानिक कानूनी कार्यों पर उसका विशेष प्रभाव होता है। जितने भी काम होते हैं उस पर उसका प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। कैबिनेट का नेतृत्व करना, अब जब विभाग बांट दिए तो उन सभी विभागों को मंजूरी देना, कैसे काम करवाने, वो सारे काम भी पीएम की सिफारिश पे होते हैं। प्रधानमंत्री कैबिनेट का नेता होता है, वह कैबिनेट की बैठकों की प्रधानता करता है। राष्ट्रपति कैबिनेट की कार्यवाही में भाग नहीं लेता। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही कैबिनेट सभी कार्य करती है। प्रधानमंत्री ही कैबिनेट की बैठक को बुलाता है, उसमें विचार किए जाने वाले विषयों की सूची बनाता है कि किस किस विषय पर क्या काम होगा। अधिकतर किसी नीति पर सहमति तभी होती है जब उस नीति को प्रधानमंत्री की सहमति प्राप्त हो जाए। जब प्रधानमंत्री किसी बात को मंजूरी देता है तभी वो काम लागू होते हैं। विभिन्न विभागों में एक कड़ी का काम करता है, सभी को जोड़ने का पीएम। कैबिनेट का प्रधान होने के नाते वह विभिन्न विभागों में उत्पन्न होने वाली आपसी समस्याओं, झगड़ों और मतभेदों को इस तरह सुलझाता है जिससे प्रशासनिक कुशलता बनी रहे, प्रशासन अच्छे प्रकार से चले और कोई झगड़ा उत्पन्न ना हो, तो उनको बड़े ही सही तरीके से पीएम चलाता है। कुशल प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि सरकार के विभिन्न विभागों में आपसी सहयोग तथा साधनों का समन्वय, सभी मिलजुल कर काम करें, और वही काम सबको जोड़ने का काम प्रधानमंत्री करता है ताकि कोई विवाद ना हो, प्रशासन और सही तरीके से काम कर सके और लोगों को उसमें कोई परेशानी ना आए। राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार है। राष्ट्रपति प्रत्येक मामले पर प्रधानमंत्री की सलाह लेता है और उसके अनुसार दी गई सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। वह उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य मजबूर है। राष्ट्रपति को प्रशासन के बारे में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त करनी हो तो वह किसी अन्य मंत्री से सीधा बात ना करके प्रधानमंत्री से ही बात करता है तथा सूचना प्राप्त करता है किसी भी विभाग के बारे में, किसी भी मसले के बारे में, यानी विषय के बारे में। दल का नेता, अपनी पार्टी का जो जिस भी पार्टी से प्रधानमंत्री बनता है उस दल का सबसे बड़ा नेता भी वही होता है। प्रधानमंत्री अपने दल का नेता होता है। दल की नीतियों, पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में उसका मुख्य हाथ होता है। जैसे कि इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं देश के पीएम, और वो जो भारतीय जनता पार्टी है उस दल के सबसे बड़े नेता भी हैं। आम चुनाव के समय दल के उम्मीदवारों को खड़ा कर उन्हें टिकटें देना तथा उन्हें चुनाव जितवाने में वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और उस समय वह समस्त देश का दौरा करके जनता से उसके दल के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने की अपील भी करते हैं। वर्तमान में आपने देखे होंगे चुनाव हुए थे यूपी के, तो प्रधानमंत्री की जो दौरा हो रहा था, यात्राएं हो रही थी, यूपी में भी हो रही थी और हर उस स्टेट में हो रही थी जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे थे, और वो वहाँ जाकर के अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे थे। तो ऐसा होता है, तो वो दल के नेता हैं। वो आगे आते हैं सदन के नेता के रूप में। प्रधानमंत्री सदन के नेता के रूप में कार्य करता है, क्योंकि लोकसभा के सदन का नेता भी पीएम होता है। वह ही सदन के अधिवेशन बुलाता है, जो मीटिंग से वही बुलाता है। लोकसभा की कार्यवाही निश्चित करता है और विधेयकों यानी बिलों के बाद विवाद का समय निश्चित करता है कि बिलों पर किस विषय पर कब बात होगी। सदन में महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करता है। विरोधी दलों द्वारा यानी ऑपोजिशन द्वारा दी गई आलोचनाओं, बुराइयों का उत्तर भी देता है। कभी ऑपोजिशन अगर सत्ता पार्टी पर पक्ष पार्टी पर आरोप लगाता है तो प्रधानमंत्री विरोधी दलों को जवाब देता है जाकर अपनी पार्टी के बचाव में। लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित किया गया है कि प्रधानमंत्री का उसके सदन जो उसकी पार्टी है, लोकसभा में जो पार्टी होती है उसका सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का है।
समय से पहले भी उसको भंग किया जा सकता है। कैसे? कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की भांति भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा भंग करने का, खत्म करने का अधिकार है और इस मामले में उसे मंत्रिमंडल की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती। सन 2004 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के परामर्श यानी सलाह पर राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 13वीं लोकसभा को भंग कर दिया था। यानी कि अगर पीएम सिफारिश करे राष्ट्रपति से तो समय से पहले भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। आगे, प्रधानमंत्री और विदेश नीति। प्रधानमंत्री भले ही विदेशी विभाग अपने पास ना रखता हो, क्योंकि उसके लिए विदेश मंत्री होते हैं, वो जैसे जो विदेश मंत्री होगा वही विदेशी मामले देखता है, परंतु उसे विदेश मंत्रालय से घनिष्ठ गहरा संबंध रखना पड़ता है। वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की नीति का स्पष्टीकरण करता है, भारत की नीतियों को विदेशों में बताता है। विदेश नीति के सभी महत्वपूर्ण विषय उसी के द्वारा तय किए जाते हैं। देशों के अध्यक्षों, जितने भी राष्ट्र हैं उनके अध्यक्षों की बैठकों में या सम्मेलनों में वह भारत का प्रतिनिधित्व करता है, यानी लीड करता है देश को। शांति हो, युद्ध हो और संधि समझौते के क्षेत्र में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में किसी देश के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। प्रधानमंत्री राष्ट्र के नेता के रूप में, देश के नेता के रूप में, प्रधानमंत्री राष्ट्र का नेता है। सारा राष्ट्र, सारा देश प्रधानमंत्री की ओर अच्छे शासन व पथ प्रदर्शन के लिए निगाहें लगाए रखता है कि देश को वो अच्छी दिशा में लेके जाएंगे। चुनाव भी प्रधानमंत्री के नाम पर ही लड़े जाते हैं। जैसे सन 1980 में इंदिरा गांधी ने चुनाव जीता, 1989 में श्री वीपी सिंह ने जनता को विश्वास दिलाया कि राष्ट्र को साफ सुथरी सरकार देंगे। 1998 में अब की बार अटल बिहारी की सरकार का नारा आया और 2014 में अब की बार मोदी सरकार आदि नारे दिए गए। मतदाता यानी वोटर जो है वो दल को, पार्टी को महत्व देते ही हैं, लेकिन साथ में इसके नेता को अधिक महत्व देते हैं कि पार्टी में कौन सा नेता महत्वपूर्ण है या बड़े चेहरे के रूप में कौन सा नेता आ रहा है। प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नेता के रूप में महत्व संकटकालीन समय में और भी बढ़ जाता है कि देश जब संकट से गुजर रहा हो तो वो देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, कैसी नीतियां अपना रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तथा सारा राष्ट्र देश के प्रधानमंत्री की ओर देखता है और जनता उसके विचारों को बड़े ध्यान से सुनती है। तो ये पॉइंट्स हमारे क्लियर हुए। अब चलते हैं निष्कर्ष की ओर। प्रधानमंत्री की उपरोक्त शक्तियों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है, साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री की शक्तियां अपार, बहुत ज्यादा व असीमित है, अनलिमिटेड है। समय हो, हालात हो और व्यक्तित्व के अनुसार उसकी शक्तियां बढ़ती हैं, हर कंडीशन में शक्तियां बढ़ती रहती हैं। भारत की राजनीतिक प्रणाली में प्रधानमंत्री को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यदि प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त है, पूरी सीटों के साथ सरकार बनी हुई है प्रधानमंत्री के दल की, और उसके दल के सदस्यों में पूरी सहमति से नेता के रूप में उसका चुनाव किया गया, सभी सहमत हैं पीएम की नीतियों से, पीएम से, तो स्पष्ट है कि ऐसे प्रधानमंत्री की स्थिति अधिक मजबूत और प्रभावशाली होगी, जैसे कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी की है। प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति, बैठा हुआ व्यक्ति जितना ही बुद्धिमान, दूरदर्शी, दूर की सोच रखने वाला तथा नीतिज्ञ होगा, अच्छी नीति लागू करने वाला होगा और जनता में लोकप्रिय होगा, उतनी शक्तिशाली तथा प्रभावशाली अच्छी स्थिति का वह मालिक होगा। तो दोस्तों ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे क्लियर हुआ और ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जैसा भी टॉपिक आपको ये अगर अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, और आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं आपके सेकंड सेमेस्टर की वो लगातार चैनल पे आती रहेंगी। तो हमसे बने रहिए, हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए।